हेलो क्लास। हमने कैथोड के बारे में, एनोड के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में देखा है तथा इनके गुणों के बारे में भी पढ़ लिया है ना। और साथ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के भी बारे में देखा है। तो आज हम लोग देखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, परमाणु नाभिकीय मॉडल। ठीक है, तो अब तक हमें ये पता है कि परमाणु के अंदर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कहाँ पर होते हैं, इसको जानने के लिए थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। सन 1898 में, कब 1898 में थॉमसन ने तो 1898 में थॉमसन ने बताया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है, गोलाकार होती है, जिसमें परमाणु के अंदर जो धनावेशित भाग है वो समान रूप से क्या होता है, वितरित रहता है। तो था जो ऋणावेशित भाग होता है उसके बीच बीच में क्या होता है, गुथा हुआ रहता है। थॉमसन ने 1898 में बताया परमाणु की संरचना जो होती है गोलाकार होती है, जिसमें धनावेशित भाग जो होता है समान रूप से फैला हुआ रहता है तथा ऋणावेशित भाग उसके बीच बीच में क्या होते हैं, बीच बीच में गुथे हुए रहते हैं। उन्होंने बताया कि परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋणावेश होता है। जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। तो ये क्या हो गया, अब परमाणु क्या हो गया, एक उदासीन हो गया है ना। जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, तो क्या हो गया, परमाणु एक उदासीन हो गया। तो उन्होंने बताया कि परमाणु एक उदासीन होता है। उसके बाद थॉमसन ने इस परमाणु मॉडल की तुलना किससे की, तरबूज से की। उन्होंने बताया कि तरबूज का जो लाल भाग होता है, तरबूज होता है ना, वाटरमेलन, तरबूज का जो लाल भाग होता है वो क्या होता है, उसमें उपस्थित क्या होते हैं, तरबूज का जो लाल भाग है वो परमाणु में उपस्थित धनावेश के समान है तथा तरबूज का जो बीज होता है, मतलब तरबूज का जो बीज का जो काला भाग होता है वो परमाणु में उपस्थित ऋणावेश के समान होता है। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। थॉमसन ने 1898 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। थॉमसन ने बताया कि परमाणु की संरचना गोलाकार होती है। परमाणु में जो धनावेश होता है वो समान रूप से फैला हुआ रहता है तथा जो ऋणावेशित भाग होता है वो बीच बीच में क्या होता है, गुथा हुआ रहता है। परमाणु में क्या होता है, ऋणावेश, जितना ऋणावेश होता है उतना भी क्या होता है, धनावेश भी होता है। इस प्रकार परमाणु एक उदासीन होता है। थॉमसन ने परमाणु की तुलना तरबूज से की। तरबूज का जो लाल भाग होता है वो परमाणु में उपस्थित धनावेश के समान है तथा तरबूज के जो बीज होते हैं, मतलब जो काला भाग होता है, तरबूज के बीज जो होते हैं, मतलब जो काला भाग होता है वो परमाणु में उपस्थित ऋणावेश के समान है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के समान है। ठीक है, इस प्रकार इस मॉडल की तुलना थॉमसन ने तरबूज से की और इस मॉडल को हम लोग और क्या कहते हैं, इसके और नाम है पुटिंग मॉडल या फिर तरबूज मॉडल। इस मॉडल, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है उसका नाम है पुटिंग मॉडल या फिर प्लम पुडिंग या तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। ठीक, अब आगे देखेंगे रदरफोर्ड का प्रकीर्णन, प्रयोग एवं परमाणु का नाभिकीय मॉडल। ठीक है, चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या फिर रदरफोर्ड का प्रयोग या फिर रदरफोर्ड का प्रकीर्णन। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। रदरफोर्ड ने 1911 में एक अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी एक प्रयोग किया जो निम्न तरीके से है, या फिर उनके उपकरण कुछ निम्न प्रकार से है। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 1911 में, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। 1911 में रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी एक प्रयोग किया जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसमें। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थों को एक लेड ब्लॉक में रखा ताकि उससे
मतलब इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरण को फैलने से क्या कर सकें, हम लोग रोक सकें। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थ को एक लेड ब्लॉक में रखा ताकि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें को क्या कर सके, हम लोग रोक सके। यहाँ पे लेड ब्लॉक क्या कर देता है, उसको रोक देता है। ठीक है, उसके बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरणों को एक स्लिट से गुजारा ताकि अल्फा किरणों की एक सीधी धारा पुंज प्राप्त हो सके। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरणों को एक स्लिट से गुजारा ताकि अल्फा किरणों की एक सीधी धारा पुंज प्राप्त हो सके। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्लिट क्या है, एक मान लेते हैं एक दीवार है, मान लेते हैं यहाँ पे 2 दीवार को हम लोग रखे हैं और बीच में क्या है, तो हल्का सा छेद बना दिए हैं ताकि धारा पुंज क्या हो, मतलब जो किरण हो सके, सीधी जा सके। ठीक है, स्लिट मतलब मान लेते हैं छोटी छोटी दीवार है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देखा कि सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसको कहाँ पे रखा, लेड ब्लॉक में रखा ताकि रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणों को क्या कर सके, फैलने से रोक सके। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरणों को एक स्लिट से गुजारा ताकि अल्फा किरणों की एक सीधी धारा पुंज प्राप्त हो सके। अब इन किरणों को अब अल्फा किरणों की बौछार सोने की पतली पन्नी पर करवाई। अब इन अल्फा किरणों की बौछार सोने की पतली पन्नी पर करवाई। देखो यहाँ पे सोने की पतली पन्नी की जो मोटाई है कितना है, 100 नैनोमीटर है। सोने की पतली पन्नी की मोटाई कितनी है, 100 नैनोमीटर है। तो अब अल्फा किरणों की बौछार किस पर करवाई, सोने की पतली पन्नी पर करवाई। सोने की पतली पन्नी पर टकराने के बाद अल्फा किरणें क्या हो रही थी, इधर उधर फैल रही थी। सोने की पतली पन्नी पर टकराने के बाद जो अल्फा किरणें थी वो इधर उधर फैल रही थी। तो यह अल्फा किरणें कहाँ फैल रही है, कहाँ जा रही है, इसको जानने के लिए, इसको पता करने के लिए सोने की पन्नी के चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया। सोने की पन्नी के चारों तरफ क्या लगाया गया, फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया, जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की परत चढ़ाई गई। इस फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर क्या चढ़ाई गई, जिंक सल्फाइड की परत चढ़ाई गई। जब अल्फ़ा किरणें इस प्लेट पर पड़ती थी तो वहाँ पर वो एक स्पॉट मतलब एक फ्लश बना रही थी। फ्लश समझ रहे हो, एक चमक या फिर एक धब्बा बना रही थी। अगर यहाँ पर धब्बा बनेगी तो हमें ये पता चल जाएगी कि अल्फ़ा किरणें यहीं पर आई है। यहाँ पे एक धब्बा बनेगी तो ये पता चल जाएगी कि अल्फ़ा किरणें यहीं पर आई थी। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया हो गया। एक बार फिर से देखते हैं। रदरफोर्ड ने 1911 में एक अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग किया जो निम्न तरीके से हैं। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थों को एक लेड ब्लॉक में रखा ताकि रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणों को फैलने से रोक सके। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली अल्फा किरणों को एक स्लिट से गुजारा ताकि एक सीधी धारा पुंज प्राप्त हो सके। उसके बाद इन अल्फा किरणों की बौछार सोने की पतली पन्नी पर करवाई। सोने की पतली पन्नी पर क्या इन अल्फा किरणों की बौछार करवाई। सोने की पतली पन्नी से टकराने के बाद अल्फा किरणें इधर उधर बिखर रही थी। उसे पता करने के लिए रदरफोर्ड ने पन्नी के चारों तरफ फोटोग्राफी प्लेट लगाया जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की परत लगाई गई। जब भी अल्फा किरणें इस प्लेट पर पड़ती थी वहाँ पर क्या एक धब्बा या फिर एक चमक उत्पन्न करती थी। ये समझ में आ गया, ये है प्रयोग, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ वो पदार्थ होता है जो अल्फ़ा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, इन सब किरणों को क्या करता है, निकालता है। जैसे कि रेडियम हो गया है ना, रेडियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। थोरियम क्या है, पोलोनियम, ये सभी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणों को निकालते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे स्लिट के बारे में पता है, मतलब एक दीवार है जिसमें क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे धारा को मतलब अल्फ़ा किरणों को हम लोग यहाँ, जैसे कि धारा अल्फ़ा किरणें इधर उधर फैल रही है तो उसको एक जगह सीधी रेखा में जाने देने के लिए यहाँ पे स्लिट को लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा किरणों की बौछार सोने की पतली पन्नी में क्यों करवा रहे हैं,
क्योंकि जो आपको पता होगा सोने में आघात वर्धनीय का गुण पाया जाता है। मतलब यहाँ पे सोने को हम लोग पीटेंगे, मतलब पीट रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, पीट रहे हैं, तो क्या होगा, वो पतला, मतलब एक चादर की तरह हम लोग उसको बना सकते हैं। मतलब क्या होता है, जो धातु होता है, सोने का जो धातु होता है, उसको पीट पीट कर हम लोग एक पतली पन्नी तैयार कर सकते हैं। देखो, और जितना पतला वो होगा, कोई भी धातु जितना पतला होगा, उसमें परमाणु जो होंगे वो स्पष्ट पता चल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि सोने की पतली पन्नी है, मतलब वो क्या है, सिर्फ एक लेयर है, बहुत पतली है, वो बहुत पतली। हमने बोला ना यहाँ पे 100 नैनोमीटर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी मोटाई 100 नैनोमीटर है, मतलब वो बहुत पतली है। इसका मतलब उसमें परमाणु की सिर्फ एक सिंगल संरचना है, ये है। और जब भी इसमें अल्फा किरणें पड़ेगी, तब वहाँ पे परमाणु का क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा, और परमाणु की एक स्पष्ट संरचना हमें दिखाई पड़ेगी। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे पतली पन्नी लिए गए हैं, सोने की लिए गए हैं, क्योंकि सोने में आघात वर्धनीय का गुण पाया जाता है। उसमें फैलने की, मतलब वो अपनी संरचना को बहुत पतला कर सकता है। उसको पीट कर हम लोग एक चादर की तरह पतला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फोटोग्राफी प्लेट इसलिए बनाया गया है क्योंकि फोटोग्राफी जो प्लेट होता है, उसमें प्रकाश पड़ता है तो उसमें एक चमक या फिर एक धब्बा दिखाई देता है। जिस तरह एक रील होता है, पहले कैमरे में क्या था, रील रखा जाता था, और रील में क्या होता था, जो काला कलर का होता था, रील में क्या होता था, जो चित्र पड़ता था उसमें क्या, उसके चित्र का संरचना क्या होता था, उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता था काला या फिर धब्बा। जहाँ पे मतलब फेस का, जैसे कि चित्र बना रहे हैं या फिर फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वहाँ पे रील में क्या होता था, वो उसकी संरचना दिखाई देती थी। इस कारण यहाँ पे प्लेट बनाया गया है, फोटोग्राफी प्लेट रखा गया है, ताकि जो अल्फ़ा किरणें पड़ेगी उसकी जो चमक है या फिर उसकी जो निशान है, वहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई दे। रदरफोर्ड के अल्फ़ा का संबंधी जो प्रयोग था, उसके निष्कर्ष व अवलोकन निम्न प्रकार से हैं, जिसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये जो जा रही वो अल्फ़ा किरण है, और यहाँ पे सोने की पतली पन्नी है। सोने की पतली पन्नी जो होती है, परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है, तो यहाँ पे उनके परमाणु की संरचना को बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला ये है कि जब रदरफोर्ड ने अल्फ़ा किरणों को सोने की पतली पन्नी पर डाला, या फिर अल्फ़ा किरणों की बौछार सोने की पतली पन्नी पर की, तो अधिकांश अल्फ़ा किरणें जो थी अविचलित थी। मतलब अधिकांश अल्फ़ा किरणें सीधी तरीके से चली गई, जिसमें रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है, खाली होता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ अल्फ़ा किरणें, जैसे कि देखो, ये अल्फ़ा किरणें यहाँ जा रही है, ये यहाँ पे क्या होता है, नाभिक, और यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा किरणें। देखो, जो अल्फ़ा किरणें होती है वो क्या होती है, धनावेशित होती है। उसमें कौन सा चार्ज होता है, धनावेश, प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा किरणें जा रही है, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ ये प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज में प्रतिकर्षण होगा, जिससे ये हल्का से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो सेकंड में उन्होंने बताया कि कुछ अल्फ़ा किरणें क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिससे ये पता चलता है कि परमाणु के बीच में क्या है, धनावेशित भाग है, जिसका नाम उन्होंने नाभिक रखा, रदरफोर्ड ने। सेकंड ये है कि कुछ अल्फ़ा किरणें क्या थी, विचलित हो रही थी। कुछ अल्फ़ा किरणें विचलित हो रही थी। इससे यह पता चलता है कि परमाणु के बीच में क्या होता है, धनावेशित भाग होता है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, नाभिक रखा। उसके बाद रदरफोर्ड ने देखा कि बहुत ही कम अल्फ़ा किरणें क्या थी, बहुत ही अल्फ़ा किरणें अपने मार्ग में वापस लौट रही थी। जैसे कि ये किरण जा रही है, ठीक है, तो ये किरण जैसे ही जा रही, उसी मार्ग में पुनः वापस लौट आ रही थी। बहुत ही सूक्ष्म अल्फ़ा किरणें, बहुत ही कम, 1 या फिर 2, ठीक है। तो अब ये पता चला कि जो यहाँ पे बहुत ही कम अल्फ़ा किरणें क्या थी, अपने ही मार्ग में वापस लौट आ रही थी। इससे यह पता चला कि परमाणु के बीच में जो नाभिक वाला भाग है, वो बहुत ही कम स्थान पे होता है।
मतलब उसका स्थान क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। अगर परमाणु इतना बड़ा है तो उसका स्थान इतना छोटा होगा। ठीक है, इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग किए और निष्कर्ष निकाले। तो यहाँ पे दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से निम्न निष्कर्ष निकाले। चूंकि अधिकांश अल्फा किरणें, पहला है चूंकि अधिकांश अल्फा किरणें अविचलित रहती है, मतलब क्या हो जाती है, सीधे चली जाती है, जिससे यह पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। दूसरा क्या है, कुछ अल्फा किरणें क्या थी, विचलित थी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, कुछ अल्फा किरणें क्या थी, विचलित थी। यहाँ पे नाभिक है और अल्फा कण भी धनावेशित होता है, तो यहाँ पे धनावेश में क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, जिससे वो फिर से क्या हो गई, विचलित हो गई। जिससे ये पता चला कि परमाणु के बीच में क्या होता है, धनावेशित भाग होता है, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, नाभिक रखा। और बहुत ही कम अल्फा किरणें क्या थी, जिस मार्ग पे आ रही थी उसी मार्ग में वापस लौट गई। जिससे यह पता चला कि परमाणु के बीच में जो नाभिक वाला भाग होता है वो बहुत ही कम स्थान को घेरा रहता है। ठीक है, इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में कुछ निष्कर्ष निकाले जो निम्न हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल। अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण व निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल दिया, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। इसके निम्न बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला है, परमाणु का पूरा द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश इसके केंद्र पर स्थित होता है। परमाणु का जो संपूर्ण भार होता है, परमाणु का संपूर्ण भार उसके केंद्र पर स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। दूसरा है, परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार अत्यंत छोटा है। ये सबको पता है, परमाणु का आकार बहुत बड़ा होता है, उसके बीच में जो नाभिक वाला भाग होता है वो कम स्थान घेरा रहता है, मतलब उसका आकार क्या होता है, छोटा होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के नाभिक में भिन्न भिन्न नाभिकीय आवेश होता है। नाभिक में उपस्थित आवेश की मात्रा व प्रकृति अलग अलग तत्वों में परिवर्तित होती है। अलग अलग तत्वों के परमाणु में नाभिक में जो आवेश होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन घिरा होता है। हाँ, ये पता है सबको। जो परमाणु होता है यहाँ पे जैसे कि धनावेशित भाग है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, ऋणावेशित भाग, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, ऐसे हर परमाणु में होता है। बीच में क्या होता है, धनावेशित भाग, मतलब प्रोटॉन, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, साथ में यह है कि परमाणु में जितना धनावेशित भाग होता है उतना ऋणावेशित भाग होता है। मतलब परमाणु में जितना धनावेश की मात्रा होगी उतनी ही क्या होगी, ऋणावेश की मात्रा होगी। इसी कारण परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, इसमें बताया गया है। उसके बाद है, इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते बल्कि नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, एक निश्चित वेग से घूमते रहते हैं। ठीक, जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन व नाभिक की ग्रही व्यवस्था होती है। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। आगे है, इलेक्ट्रॉन व नाभिक एक दूसरे से वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। देखो, जो विपरीत आवेश वाले जो परमाणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे को संतुलित करने के लिए आकर्षण बल, कौन से आकर्षण बल है, वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन व नाभिक, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, नाभिक में प्लस चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए आकर्षण बल से, वैद्युत आकर्षण बल से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, तो ये है रदरफोर्ड के परमाणु का नाभिकीय मॉडल। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा। अब आगे देखते हैं परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक, अब देखते हैं परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या को। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या या फिर एटॉमिक नंबर कहलाती है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, एक तत्व है। ठीक है, यहाँ पे कोई तत्व है, तत्व परमाणु के मिलने से बना हुआ है।
ठीक है। तो किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित नाभिक के प्रोटॉन की संख्या, कि इस नाभिक में जितना प्रोटॉन होगा वही उसकी परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या कहलाएगी। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, अगर इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 है तो उसका परमाणु क्रमांक 2 होगा। अगर प्रोटॉन की संख्या 3 है तो उसका परमाणु क्रमांक 3, अगर 4 है तो परमाणु क्रमांक कितना, 4। ठीक है, तो इसी को बोला गया है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, परमाणु संख्या को हम लोग Z अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, Z अक्षर से। तो इस प्रकार परमाणु क्रमांक को Z अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु क्रमांक के बारे में पता कैसे चला, कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, किस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा, इसके बारे में पता कैसे चला, इसको देखते हैं। ठीक, तो 1913 में हेनरी मोसले ने नाभिक के धनावेश संबंधित एक प्रयोग किया, जिसे हम लोग मतलब ये भी कह सकते हैं कि हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक से संबंधित एक प्रयोग किया। वो प्रयोग कुछ निम्न था। उन्होंने एक विसर्ग नलिका लिया जिसमें उच्च वोल्ट की धारा लगा दी, मतलब उच्च वोल्ट की धारा उसमें जोड़ दी तथा उसमें कैथोड व एनोड को एक दूसरे के सम्मुख रखा। ठीक, जब उच्च वोल्ट की धारा विसर्ग नली में जोड़ते हैं तो कैथोड से कुछ किरणें एनोड की तरफ आती है, और जैसे ही कैथोड किरणें मतलब कैथोड से जो किरणें निकलती है उसे हम लोग कैथोड किरणें कहेंगे। जब विसर्ग नली में उच्च वोल्ट की धारा जोड़ते हैं तब कैथोड से कैथोड किरणें निकलती है जो भारी धातु एनोड पर टकराती है। एनोड पर टकराने के पश्चात वह एक किरण उत्पन्न करती है। ठीक, यह है हेनरी मोसले का प्रयोग। उन्होंने क्या किया, एक विसर्ग नलिका लिया, विसर्ग नलिका डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, विसर्ग नलिका लिया और उसको उच्च वोल्ट से जोड़ दिया। ठीक है, अब जैसे ही उच्च वोल्ट की धारा इस कैथोड में पड़ती है तब कैथोड से क्या निकलती है, कैथोड किरणें निकलती है जो इस भारी धातु मतलब एनोड पर टकराती है, और एनोड पर टकराने के पश्चात एक किरण यहाँ पे बनता है। तो देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एनोड लिया गया है, यह एनोड जो होता है इसके जगह एनोड के रूप में यहाँ पे धातु का प्रयोग किया जाता है। मतलब अलग अलग धातु को यहाँ पे रखते जाते हैं, उसके बाद एक किरण यहाँ पे बनता जाता है। एनोड के रूप में यहाँ पे धातुओं का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग धातु को यहाँ पे रखेंगे जिससे यहाँ पे एक किरण बनेगा। अब यहाँ पे हेनरी मोसले ने ये बताया किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जिसको Z कहते हैं, कैथोड से उत्पन्न एक्स किरणों की आवृत्ति से संबंधित होता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वह कैथोड से उत्पन्न एक्स किरणों से संबंधित एक्स किरण की आवृत्ति से संबंधित रहता है। और वो किस प्रकार संबंधित रहता है उसको देखते हैं। एक्स किरण की आवृत्ति का वर्गमूल, एक्स किरण की आवृत्ति का वर्गमूल, ठीक है, एक्स किरण है उसकी आवृत्ति का वर्गमूल जो है यहाँ पे प्रयुक्त धातु के धनावेश की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल एनोड के रूप में प्रयुक्त धातु के धनावेश के बराबर होता है या फिर धनावेश के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, एक्स किरण की आवृत्ति का वर्गमूल एनोड के रूप में प्रयुक्त धातु के धनावेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं आवृत्ति क्या है, आवृत्ति क्या है उसको देख रहे हैं। एक सेकंड में जितनी तरंग यहाँ से निकल रही है, एक सेकंड में जितनी तरंग निकल रही है उसको क्या कहेंगे हम लोग, आवृत्ति कहेंगे। आवृत्ति को हर्ट्ज से मापते हैं ना, तो यहाँ पे एक किरण इतना हो गया एक, उसके बाद ये हो गया 2, उसके बाद ये हो गया आपका
3। 1 सेकंड में जितनी तरंगें यहाँ से गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, तो हेनरी मोसले ने बताया कि जो एक्स किरण की आवृत्ति होती है, आवृत्ति उसका वर्गमूल, उसमें एनोड के रूप में जो धातु प्रयुक्त की जाती है, एनोड के रूप में जो धातु प्रयुक्त की जाती है उसके धनावेश के क्या होता है, बराबर होता है। धनावेश मतलब या फिर ये कहेंगे उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे धनावेश के बराबर होता है, उसका मतलब ये है कि उसमें जितना प्रोटॉन है उसके बराबर होगा आवृत्ति। ठीक, तो ये पता चल गया। इसको आप लोग और देखिएगा, ये इसको समझने के लिए बताया गया है, इसके बारे में नहीं लिखना है, बस यहाँ पे आपको परमाणु क्रमांक के बारे में जानना है। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक किरण किस तरह से बना है और परमाणु संख्या की खोज किस तरह से हुई है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो जो एक्स किरण की आवृत्ति का वर्गमूल है उसके यहाँ पे जो धातु, यहाँ पे जो एनोड के रूप में अलग अलग धातु का प्रयोग कर रहे हैं उसके परमाणु क्रमांक के क्या होगा, बराबर होगा। परमाणु क्रमांक के बराबर हो गए, इसका मतलब ये है कि उस यहाँ पे जो धातु ले रहे हैं उसमें जितने प्रोटॉन की संख्या होगी उसके क्या होगा, उसके बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे जेड जो है परमाणु क्रमांक को बता रहा है और परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन की संख्या को बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन की संख्या का पता चल गया और परमाणु क्रमांक का पता चल गया। अब यहाँ पे जैसे जैसे दूसरे धातु को रखते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दूसरा परमाणु क्रमांक हमें प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं द्रव्यमान संख्या को। देखो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है या फिर इलेक्ट्रॉन का जो भार के बारे में बात करें, कोई भी परमाणु है, जैसे कि यहाँ पे आपका कोई परमाणु है तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है, नगण्य होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। देखो कितना कम है। किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो उस परमाणु के लिए नगण्य होता है। कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इसका मतलब यह है कि परमाणु का जो संपूर्ण भार होता है वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। किसी भी परमाणु का संपूर्ण भार उस परमाणु में प्रोटॉन व उसके न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो यहाँ पे देखो द्रव्यमान संख्या का हमें पता चल गया कि कोई भी परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, नगण्य होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन का जो भार होगा वो तो नगण्य होगा। इसका मतलब ये है कि किसी भी परमाणु का हमें भार निकालना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। जैसे कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर आपको परमाणु क्रमांक पता करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही क्या होगी, परमाणु क्रमांक होगा। प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतनी ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, तो और द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। जैसे कि यहाँ पे देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 11 है। परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब क्या है, ये एक उदासीन परमाणु है, यहाँ पे प्लस चार्ज नहीं है ना ही माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि ये उदासीन परमाणु है। यहाँ पर भी देखो ना ही प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है, मतलब ये भी क्या है, उदासीन परमाणु है। अगर आपको परमाणु क्रमांक पता करना है तो सबसे पहले हमें उसमें उस परमाणु के उस तत्व के किसको देखना है, प्रोटॉन की संख्या को देखना है। प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे 11 है तो परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा, 11। अब यहाँ पे देखो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है उसको देखना है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया प्रोटॉन की संख्या 11 है, इसी कारण परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे 11 है। अब हमें देखना है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। न्यूट्रॉन की संख्या पता करना है तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए हमें, द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या
यहाँ पे देखो द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 23 दिया है, और परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 11 दिया है। तो 23 में 11 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 क्या है, हमारी न्यूट्रॉन की संख्या है। यहाँ पे लिखो 12। परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 23। परमाणु भार है। यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक 15 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 15 है। साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 15 है। अब देखो परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान निकालना है। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। हमें प्रोटॉन की संख्या पता है कितना है, 15 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या पता नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या पता करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान संख्या का ज्ञात होना जरूरी है। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होता है। न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान संख्या कितना है, 31 है, माइनस क्या है, 15 है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगी कि किसी भी तत्व के बारे में आपको बताना है तो उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तत्व के बारे में अगर आपको बताना है तो या उसका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए और क्या उसका परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या पता होना चाहिए। अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है। अगर आपको द्रव्यमान संख्या पता है तो आप ये बता सकते हो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस कितना होता है, परमाणु क्रमांक होता है। तो द्रव्यमान की संख्या में जो परमाणु क्रमांक है उसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा, है ना। ठीक, अब इसको आप लोग देखिएगा। यहाँ पे देखो किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या मतलब उसके भार के बारे में बोला जा रहा है। किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक की जानकारी होने पर तत्व में उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या की गणना की जा सकती है। इस प्रकार नाभिक की संरचना या संगठन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक हमें पता है 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु भार हमें पता है 35 होता है। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 17 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 17 होगी। परमाणु क्रमांक 17 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों में समान होगी। उसके बाद द्रव्यमान संख्या हमें पता है 35 है। द्रव्यमान संख्या कितना है, द्रव्यमान संख्या 35 है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखो द्रव्यमान संख्या हमें पता चल गया 35 है। तो हाँ, तो यहाँ पे क्या पता है हमें, क्लोरीन के केस में द्रव्यमान संख्या 35 है। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या अगर 35 पता है, द्रव्यमान संख्या 35 पता है तो और क्या निकालना है, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है ना। तो अगर द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक हमें पता है, 35 है द्रव्यमान संख्या और 17 है परमाणु क्रमांक, तो 35 में 17 घटाएंगे और जितना मान आएगा वो कहलाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पे जो सूत्र दिया है उसको याद रखना, परमाणु क्रमांक जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतने प्रोटॉन की संख्या और उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की संख्या जितना द्रव्यमान संख्या है उसमें परमाणु क्रमांक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से और बनाना आप लोग।